कितनी देर तक टाइम है आप लोगों के पास अभी? हाँ, जब तक पढ़ाओ जी तब तक। चलिए, जिसको जाना है वो जा सकता है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अवध कंपटीशन सेंटर की इस क्लास में। हिंदी के अंतर्गत हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं, लगभग 3 से 4 महत्वपूर्ण और मुख्य चीजें आपको पढ़ना है अभी। जैसे विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा, क्रिया, ठीक है, और संधि। और इसके अतिरिक्त जो भी चीजें, चाहे प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, एकरार्थी शब्द हो, ये सब आपके स्वतः अध्ययन पर आधारित है। ये आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा कर पाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमने आपको विलोम और पर्यायवाची करवा दिया तो वही चीज आएगी, वो तो आपको खुद से स्टडी करनी पड़ेगी। तो जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, वो आपको बताई जाएंगी, और जो भी चीजें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ये पर्यायवाची, विलोम, नकारार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सब चीजें आप लोग देख लीजिए। तद्भव तत्सम में क्या है? तत्सम का मतलब जो संस्कृत का मुख्य शब्द है उसको तत्सम कहते हैं, जो हमने अपनी भाषा में बना लिया उसको तद्भव कहते हैं। इन्हीं चीजों को पढ़ना है हमें। एक मिनट इधर ध्यान दीजिए, उसमें बाद में बात देखिएगा। कौन सा अलंकार हम लोगों को पढ़ना है अभी? क्या है? यही है ना? इसको लिखा नहीं गया था क्या पहले? डिस्कशन में नहीं लिखाए थे क्या? बाद में लिखा गया, यूपी उपमा, ठीक। हमने आपको बताया था कि इसमें उपमा अलंकार और प्रतीप अलंकार दोनों एक साथ आता है, ठीक है। आपने देखा कि उपमा अलंकार क्या है और फिर आपने देखा कि प्रतीप अलंकार क्या है। प्रतीप अलंकार हमारे उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे जो उपमा अलंकार में आता है, उपमा अलंकार में हम लोग कहते हैं कि किसके तरह मुख है? चांद सा मुख है। लेकिन प्रतीप अलंकार में क्या कहते हैं? मुख को ही हम लोग चांद मान लेते हैं, मतलब उसका जो मुख है वो किसकी तरह है? चांद ही उसके मुख की तरह है, ठीक है। तो उपमा और प्रतीप एक दूसरे के पूरक होते हैं। और हम उपमा में क्या करते हैं? हमारा प्रतीप अलंकार और हमारा उपमा अलंकार दोनों इसमें कंबाइंड होता है, यानी दोनों अलंकार एक साथ में आते हैं। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, इसमें उपमा एवं प्रतीप अलंकार दोनों एक साथ आता है, बस इतनी चीज लिख लीजिए। इसमें उपमा एवं प्रतीप अलंकार दोनों एक साथ आता है। उपमा एवं प्रतीप दोनों एक साथ आते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था, समझ लीजिए। जब दोनों चीज, दोनों बातें एक साथ में आ जाएं तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? हमारा उपमा, ठीक है। उदाहरण में आप लोग लीजिए, चांद सा मुख है और मुख सा चांद है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। चांद सा मुख है और मुख सा चांद। हो गया? बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखा के आज खत्म करेंगे, क्योंकि कल से हमें संधि पढ़ना है, उसके बाद में विशेषण पढ़ना है, फिर संज्ञा और सर्वनाम, उसके बाद क्रिया। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और बाकी चीजें आप लोग डिस्कशन में जान जाएंगे, और पढ़ाने वाली चीज है भी नहीं। तद्भव तत्सम में क्या पढ़ाएगा? अब हम आपको ये बता देंगे तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, लेकिन वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा। पर्यायवाची में क्या पढ़ाएंगे आपको हम? अनाकार्थी शब्द में क्या पढ़ाएंगे? वो स्वतः आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी पर वो आधारित होता है। कितना भी आप पढ़ लेंगे वो तो कम ही है, ज्ञान का भंडार जितना भी आपके पास होगा। तो हम लोग एक अलंकार पढ़ेंगे, विरोधाभास अलंकार।
अगर समय होगा आपको तो आज शायद अलंकार क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने पहली क्लास सरवन जी से कहा था लेने की। पहली क्लास ली थी मैथ की, विरोधाभास अलंकार। देखिए, जहां पर विरोध दिखाई देने के बाद भी, क्या हुआ आपको? तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब, कोई दिक्कत तो नहीं है? जहां पर विरोध दिखाई देने के बाद भी विरोध ना हो, क्या लिखा आप लोगों ने? जहां पर विरोध दिखाई देने के बाद भी विरोध ना हो, वहां पर क्या कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक, अब देखिए एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। ठीक, क्या है? जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। इसमें दो अर्थ निकल के आ रहा है, दोनों का मतलब है कुछ कि नहीं? किसी को स्पष्ट हो रहा है दो अर्थ इसमें? जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, दो अर्थ निकल कर आ रहा है इसमें, समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें कहा गया है जब से है आंख लगी, पहले यहां तक समझिए। जब से है आंख लगी, आंख लगी का मतलब जब से एक दूसरे को देखा है। जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, यानी यहां पर विरोधाभास प्रकट होने के बावजूद भी विरोध नहीं हो रहा है। ऐसा स्पष्ट है कि जब से आंख लगी है तब से हमारी आंख नहीं लग रही है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लिख ली, थोड़ा कम समझ में आया होगा ना? आ गया समझ में? बड़ा अच्छा आता है समझ में सब। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। देखिए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। यानी आपके पास जानकारी है, आपके पास ज्ञान है, और अगर आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, यानी अपना ज्ञान किसी को नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है? इसमें विरोधाभास बता रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब आ गया समझ में? किसी को डाउट है अभी भी? ये इसमें साफ साफ विरोधाभास स्पष्ट है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो गया, फिर ऐसा करने से ऐसा हो गया। इसमें एक तरफ कारण दूसरी तरफ परिणाम। ठीक है, अब आ गया समझ में? एक तरफ कारण दूसरी तरफ परिणाम आता है, तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाता है? ये विरोधाभास अलंकार। ठीक है, पहले लिखने से पहले समझने ध्यान दीजिए, नहीं लिख लेंगे फिर कॉपी में रखा रह जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो लिखे लिखे कोई दिक्कत नहीं, और खुद पढ़ के समझ में नहीं सकते हैं कुछ चीजें, उतार लीजिए।
ओम नारायण नहीं है क्या? देखिए इधर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक दूसरा अलंकार पढ़ेंगे, विभावना अलंकार। लिखाया था विभावना, विभावना लिखाया गया था। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। अगर हम किसी भी अलंकार के शब्द को अगर गहराई से देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ स्पष्ट अर्थ निकल करके सामने जरूर आएगा। अब विभावना अलंकार क्या है? जहां बिना किसी कारण के काम हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? लिख लीजिए, कारण के बिना कार्य होता है वहां विभावना अलंकार होता है। कारण के बिना कार्य होता है वहां विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। ठीक, जैसे आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सुना होगा, ठीक, बिन पग चले सुने बिन काना, बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी ना तो इसके पैर है, ठीक है, फिर भी क्या कर रहा है? चल रहा है। ना तो इसके कान है फिर भी क्या कर रहा है? सुन रहा है। ना तो इसके हाथ है फिर भी क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। ठीक है, काम करे विधि नाना, यानी नाना भांति भांति प्रकार के काम कर रहा है। तो यहां पर कोई कारण इसका नहीं है फिर भी इसका कार्य संपन्न होता जा रहा है। कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ? विभावना अलंकार। ठीक, कोई डाउट? ठीक, हो गया। आप लोग कर लेंगे ना अलंकार पेपर में? अब नहीं कर पाएंगे तो हम थोड़ी साथ में जाएंगे। हो गया? बोल तो दीजिए, हो गया। ठीक जी, आप लोग हमें डिमोटिवेट जरूर कर देते हैं ना। आ गया समझ में? क्या लिखा है? विधि। ये क्या, कौन सा अलंकार हो गया? विभावना अलंकार। अब एक दूसरा अलंकार पढ़ते हैं, विशेषोक्ति अलंकार। एक बार समझ लीजिए फिर लिखिए, यही तो गलती है आप लोगों की। अभी आप लोगों ने इससे पहले जस्ट कौन सा अलंकार पढ़ा है? विभावना। उसमें क्या होता है कि कोई कारण नहीं होता फिर भी कार्य हो जाता है। ठीक, और ये जो विशेषोक्ति अलंकार होता है ये सेम उसका उल्टा होता है। यानी विभावना अलंकार में बिना किसी कारण के कार्य हो जाता है, जबकि विशेषोक्ति अलंकार में कारण होने के बावजूद भी काम नहीं होता। ठीक, कारण होने के बावजूद भी मतलब वो चीज हमारे पास होती भी है फिर भी हम कार्य नहीं कर पाते। लिख लीजिए इसमें, यह विभावना अलंकार का उल्टा होता है।
किसका उल्टा होता है? यह विभावना अलंकार का उल्टा होता है। और इसमें कारण होने पर भी कार्य कारण होने के बावजूद भी कार्य नहीं होता है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार। देखिए इसमें क्या कह रहा है। उसमें तो बताया गया कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे बिदनाना, यानी बिना कुछ होते हुए भी वहां कार्य कर्म हो रहा है। यहाँ क्या है, कहती है दो दो नैन बरसते हैं फिर भी मैं प्यासी की प्यासी बैठी। मतलब यहाँ पानी होने के बावजूद भी प्यास नहीं बुझ रही है। एक में तो है कि बिना संसाधन के कार्य संपन्न हो रहा है, और यहाँ तो संसाधन भी है लेकिन कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है। दो दो नैन बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी बैठी। अब आंसू थोड़ी कोई पिएगा, लेकिन कहने की बात तो यही है कि हाँ हमारे पास जल है फिर भी हम पीने के लिए तरस रहे हैं। नैन तो बरस रहे हैं, बरसने का मतलब हम क्या अर्थ लगाएंगे कि काफी मात्रा में पानी पास आ रहा है। तो काफी मात्रा में चीजें होने के बाद भी इसको क्या है, परेशानी है। यानी कोई चीज आपके पास थोक में हो फिर भी आप उसका उपभोग ना कर पाए, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार। जिसको ना समझ में आए वो पूछ सकते हैं, थोड़ा बोलने में समस्या है, और जिसको जाना है वो जा भी सकता है अपनी जिसको का कोई टाइम है और फिक्स। तुम्हें जाना है क्या? हो गया विशेषोक्ति अलंकार। अब एक अंतिम अलंकार पढ़ लीजिए, जिसके बाद का आपका अलंकार खत्म हो जाएगा। और वो अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार? बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है अंत में, मानवीकरण अलंकार। अब लिख रहा है साफ साफ, मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार इसमें क्या होता है कि किसी निर्जीव वस्तु को हम क्या मान लेते हैं? सजीव मान लेते हैं। कोई निर्जीव वस्तु है जिसका कोई कर्म नहीं है, वो अपना खुद का कर्म कोई नहीं कर सकता, लेकिन कहा जाता है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि अपनी कल्पना के आधार पर उस निर्जीव वस्तु को भी क्या मान लेता है? सजीव मान लेता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। लिख लीजिए, जहां निर्जीव वस्तु को भी सजीव मान लिया जाता हो, जहां निर्जीव वस्तु को भी सजीव मान लिया जाता हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। हो गया? जहां निर्जीव वस्तु को क्या मान लिया जाता है? सजीव मान लेते, वहां कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। मानना ही तो है, मान लिया, मानवीकरण अलंकार। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
फूल हंसे कलियां मुस्काई, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। तो फूल तो निर्जीव है, मतलब वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सजीव है, लेकिन वो अपना कर्म हंस तो नहीं सकता है मनुष्य की तरह। लेकिन कवि ने कल्पना के आधार पे क्या बता दिया, फूल हंसे कलियां मुस्काए। यानी जैसे जो कर्म आदमी करता है, जो व्यक्ति करता है, सजीव चित्रण का करता है, इस निर्जीव चित्रण को उसी में जोड़ करके समझाया गया है कि फूल हंसे कलियां मुस्काए, मेघ आए बन ठन के, मतलब कपड़ा लत्ता पहन के आए बादल लोग। तो उसी में मतलब उसी हिसाब से समझाया गया है, मेघ आए बन ठन के संवर के। तो इसमें निर्जीव जो वस्तु था उसको कल्पना के आधार पर क्या मान लिया गया है, सजीव मान लिया गया है। यहाँ कौन सा अलंकार हो गया हमारा, मानवीकरण अलंकार। ठीक, लिख लीजिए। हो गया सबका, कंप्लीट हो गया। अब जिसको जो भी डाउट है वो पूछ सकता है पूरे अलंकार में, जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं पूछना है, चलिए हम पूछ रहे हैं फिर। आप नहीं पूछेंगे तो हम ही पूछ लें। सही है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। किस अलंकार में? जो आपको पता ही नहीं, क्या अलंकार में उदाहरण दिए थे, क्या उदाहरण दिए थे? सर जी एक ऐसे इंग्लिश गाना है जैसे लव इज ब्लाइंड प्यार अंधा होता है, तो भी इसमें आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। कौन उसकी आंख होती है, दूरबीन लेके चल रहा है, मान ही तो लिया गया है। हाँ ये सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कौन सा अलंकार भैया बताओ? याद भी नहीं है तो फिर पता। इसमें मान लिया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त होती है, यानी उसमें उपमेय में उपमान दिखता है। ठीक है, उसमें उपमेय में उपमान दिखता है, जबकि कल्पना के आधार पर उसको सत्य साबित नहीं किया जाता। जैसे मैंने एग्जांपल आपको उत्प्रेक्षा में दिया था कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमण पर्वत पर सूर्य की आभा यानी पड़ रही हो। उसमें क्या कहा कि ऐसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं कहा कि ऐसा है, हैं? उसने कहा गया कि ऐसा लग रहा है, ऐसी कल्पना हो सकती है, ऐसा संभव हो सकता है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना केवल व्यक्त की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसमें स्पष्ट रूप से निर्जीव व्यक्ति को क्या मान लिया गया है, सजीव मान लिया गया है, उसका सजीव चित्रण कर दिया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया है, मानवीयकरण अलंकार हो गया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? किसका किसका टाइम हो गया जाने वाला, मतलब क्लास के बाहर जाने वाला, मतलब 5:30 तक जाते हैं, ये तो 5:30 टाइम हो गया। ठीक है, देखो अच्छे से पढ़िए। आप 7 बजे तक पढ़िए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को नहीं पूछना कुछ? चलिए हम पूछ रहे हैं फिर। अब डरिए क्यों, जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो डरना क्यों है? ना पूछें, ना पूछें, बताइए। चलिए बताइए अवधेश जी। जहां वक्ता के द्वारा कोई बात कहे जाने पर श्रोता के द्वारा उसका गलत अर्थ निकालकर जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया जाता हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? इसमें क्या होगा, ये चीजें अगर आपके दिमाग में बैठेंगी वो जीवन में नहीं जाएंगी। हमने पढ़ा दिया आप भूल गए, हमने लिखा दिया आप भूल गए, बट अगर डिस्कशन में आपने डिस्कस कर लिया तो वो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए हम आपको, अगर श्रोता के द्वारा कोई चीजें कही जाती हो और वक्ता के द्वारा, जैसे मैंने आपसे कहा आम और आपने समझ लिया श्याम जानबूझकर, हैं? हमसे वक्त नहीं,
कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों का वस्त्र लेकर और पेट पर चढ़ गए थे तो क्या कह रही थी कि कर अंबर में, मतलब हमारा जो वस्त्र है उसका मतलब भी अंबर होता है और आकाश का मतलब भी अंबर होता है। तो गोपियां कह रही थी कि जो हमारा अंबर, बैठ जाइए, गोपियां कह रही थी जो हमारा अंबर है उसको इसमें दो, हमारे हाथ में दो। तो भगवान ने कहा को कर है जिसके कर में न भाव है, यानी कौन ऐसा यहाँ है जिसके हाथ में संसार में अंबर यानी आकाश आ सकता है। वो मांग तो रही है अंबर यानी कपड़ा, लेकिन ये अंबर का अर्थ क्या लगा रहे हैं? आकाश लगा रहे हैं। तो जानबूझकर इसका दूसरा अर्थ डाइवर्ट कर लिया गया। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? वक्रोक्ति अलंकार। चलिए भाई साहब बताइए। मुख मानो कमल है, कौन सा अलंकार? जन जानो मन मानो जनो मनो किसमें लगता है? पूछा था हमने, उनसे पूछ रहे हैं ना। कौन सा अलंकार है? तो प्रेक्षक बैठो। के समान व सरिस जहां पर लगा होगा वो कौन सा अलंकार होगा? से के समान सरिस, इसमें हमारा कोई घाटा नहीं, हम डिस्कस करा देंगे तो आपके लिए परमानेंट याद हो जाएगा। हमारा एक ही मोटिव है, आपको किसी भी तरह से याद हो, कैसे भी याद हो। के समान के सरिस कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। ठीक, बैठ जाइए। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, यानी बिल्कुल उपमेय को ही उपमान की तरह माना जाता है, कोई इसमें संभावना नहीं होती, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में वो उपमान का रूप मान लिया जाता है। अच्छा, कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। बैठो, पढ़ना की जरूरत है गोविंद। राधा रति के समान सुंदर है, कौन सा अलंकार है? राधा रति के समान सुंदर है, अभी तो बताए हैं के समान में कौन सा अलंकार होता है? मां अलंकार। ठीक है, बैठ जाओ। आप बताइए। अब आपको अगर दिक्कत ना हो तो बैठ के भी बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं खड़े होके। और ना ही इसमें किसी को कोई दिक्कत है, जिसको नहीं बताना है वो नहीं भी बता सकता है। हमारा मतलब यह है कि आपको अगर नहीं पता है दोबारा से समझाएंगे। कुल मिला के अगर अलंकार छूट गया तो कम से कम आपका 3 प्रश्न गया, और चैप्टर से तो 1-2 प्रश्न आएगा, अलंकार से कम 3 प्रश्न आएगा, और मैं ये लिख के दे सकता हूं। ठीक है, मुख मानो चंद्र है, कौन सा अलंकार है? मुख मानो है कौन सा? मानो को इसमें लगता है प्रेक्षा अलंकार। बैठो, आप बताइए। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं सर? बैठो, कौन कौन से अंग होते हैं? अरे भाई, सबको जानकारी होनी चाहिए। अभी भी कह रहे हैं जिसको जो ना आ रहा है वो पूछ सकता है, हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए भाई। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। आप बताइए, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? नहीं याद है? अच्छा, ठीक। कौन कौन से अंग होते हैं उपमा अलंकार के? वेरी गुड, ठीक। जन जानो मन मानो जनो मनो खलो पहले जन जानो मन मानो जनो मनो के अतिरिक्त कौन सा वाचक शब्द होता है उत्प्रेक्षा के लिए? एक नया। जन जानो मन मानो बताए है ना, उसके अतिरिक्त एक नया वाचक शब्द बताया आप लोगों को। खा लो, वेरी गुड, ठीक, बोल ही दिया था मैंने।
शब्द अलंकार की ट्रिक क्या थी? शब्द अलंकार की ट्रिक क्या थी? कितने अलंकार होते हैं शब्द अलंकार में? कितने? कौन कौन से? एक दो बताइए। यमक, अनुप्रास, हम्म क्लेश, हम्म यमक बिल्कुल आएगा। वक्रोसी, वेरी गुड। विपसा हम्म और अनियम, नहीं नहीं, अश्वत, बस इतना ही बहुत है, जितना बढ़िया है। कोई ट्रिक लिखाए थे आप लोगों को? अलंकार की ट्रिक नहीं लिखा है? अब लिखिए भी मत, नहीं गड़बड़ हो जाएगा अब। आप तो थी नहीं, आपको पता है? अनुप्रयास कितने प्रकार का होता है पता है? अनुप्रयास अलंकार, पूरा अलंकार नहीं पढ़ा क्या? कोई बात नहीं। अनुप्रयास कितने अलंकार कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। किसमें लय प्रधान होता है? किस किस अनुप्रयास में लय प्रधान होता है? किस अनुप्रयास में होता है? अत्यानुप्रयास। बेटे, एक ही उच्चारण स्थान से किस अनुप्रयास अलंकार का वर्णन होता है, जहां से आप एक ही उच्चारण स्थान से उसको बोल सकते हैं? बैठिए आप तो। एक ही उच्चारण स्थान से किसको बोलते हैं? श्रुत्यानुप्रास। ठीक। लटानुप्रास का मतलब? लटानुप्रास, लटानुप्रास में क्या होता है? सब एवं वाक्य एक ही समान होते हैं। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। कम से कम 4 घंटा तो पढ़िए। आपको हम बार बार कह रहे हैं, अब कुछ कम, अब तो 5-10 दिन बचा है, कुछ मत करिए। अगर मजाक कर रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़ा भी सीरियस है 10 दिन पढ़ लीजिए, हो सकता है 10 दिन में आपका बेड़ा पार हो जाए। ठीक है, हमारी बेइज्जती ना हो, क्या पढ़ाएं आप बताइए। जहां एक फोटो कॉपी होती है शब्द की, कौन सा अलंकार होता है? वेरी गुड बेटा। एक से ज्यादा होती है तो? सही है। ठीक। प्रतीप अलंकार किसके अंतर्गत आता है? शब्द अलंकार या अर्थ अलंकार की? अर्थ अलंकार। ठीक। भिन्न भिन्न शब्दों की आवृत्ति होने पर उसका अर्थ भी यदि भिन्न भिन्न हो तो कौन सा अलंकार होगा? वेरी गुड। ठीक। काली घटा का घमंड घटा, कौन सा अलंकार है? वेरी गुड। ठीक। ठीक है, लगभग सबका भी। अलंकार चैप्टर आप लोग अलग से पढ़ लीजिए कम से कम 2-3 बार। इसलिए हमने आपको कुछ अलंकार ऐसे लिखाए हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे आज तक। लिखाए हैं इसीलिए, क्योंकि थोड़ा टफ लेवल है इस बार एग्जाम का, थोड़ी अलग चीजें पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा अलंकार 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अलंकार से 3 प्रश्न कम से कम आएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया है। और हम सबका तो नहीं जानते, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आ चुका है, नहीं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अकॉर्डिंग टू कोर्स, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब हम लोग कौन सा नया चैप्टर पढ़ेंगे? संधि। अच्छा, संधि में कौन सी संधि होती है, कोई बता सकता है? ये जो लिखा है संधि, इसमें कौन सी संधि है? संधि शब्द में कौन सी संधि?
कई बार आता है ना ऐसा कि संधि में कौन सी संधि है। ठीक है, तो संधि को हम कैसे तोड़ेंगे? सम प्लस संधि, सम प्लस धी। ठीक है, सम प्लस धी, यहां ना था और यहां मा हो गया, यानी जब वर्ण बदल जाता है तो वहां हमारी कौन सी संधि होती है? कौन संधि? व्यंजन संधि। तो संधि में कौन सी संधि है? व्यंजन। पहले आप इंपॉर्टेंट डाल करिए, नोट कर लीजिए, कम से कम मैंने 5 से 7 पेपर में देखा है क्वेश्चन में कि संधि में कौन सी संधि होती है, उसके बाद कुछ अलग से लिखाएंगे। देखिए, समधि का विग्रह होता है सम प्लस धी, और संधि में व्यंजन संधि होती है। संधि का विग्रह होता है सम प्लस धी। अब आपको पता चल गया संधि में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है कोई हमारी? व्यंजन संधि। संधि का विलोम क्या होता है? कोई बता सकता है? ये भी आता है प्रश्न, संधि का विलोम। विलोम किसको कहते हैं? विलोम तोड़ने को, उल्टे शब्द को क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। तो संधि का विलोम क्या होता है? एग्जामिनर थोड़ी बैठे हैं। संधि का विलोम होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। लिख लीजिए, संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। एवं संधि हमेशा दो वर्णों के बीच होती है। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। एवं संधि हमेशा कितने वर्णों के बीच होती है? दो वर्णों के बीच हमेशा संधि होती है। अब देखिए, संधि बनती कैसे? ये प्रश्न है, संधि बनती कैसे? संधि बनती कैसे? तो इसमें क्या है हमारा? संधि में क्या है? सम प्लस धी, यानी जो हमारा प्रथम वर्ण होगा, जैसे मान लीजिए है क्या है? परोपकार। ठीक, कोई इसका संधि विच्छेद बता सकता है? हाँ, क्या? अच्छा, चलिए, थोड़ा हार्ड है। इसका कोई बता सकता है तो इजी है। अभयारण्य। बता सकता है कोई? चलिए, हम ही बता रहे हैं। इसमें कोई दो नाम आपको समझ में आ रहा है? पहले सीखिए कैसे किया जाता है विच्छेद। इधर देखिए, लिखिए नहीं। आप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विच्छेद हम करते कैसे हैं। ठीक है, विच्छेद करने से पहले इसको सीखना जरूरी है। अभयारण्य है ना, इसमें हम दो शब्द निकाल सकते हैं,
हम दो शब्द निकाल सकते हैं, एक हो सकता है अभय, दूसरा हो सकता है अरण्य। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ना। तो हमारा एक शब्द क्या हो गया, अभय, और दूसरा अरण्य। सार्थक शब्द है दोनों। और एक चीज और है, दो सार्थक शब्दों का जब मेल होगा, तब वर्णों का मेल होगा, तब क्या बनेगी हमारी संधि। ऐसा नहीं आम खास कुछ जोड़ दीजिए तो संधि नहीं बनेगी। दो सार्थक शब्द होने चाहिए जिसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, यानी उन दो वर्णों से जुड़कर कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगी, संधि बनेगी। तो अभयारण्य में अभय का अर्थ निकल रहा है और अरण्य दोनों का अर्थ निकल रहा है ना, निकल रहा है। अभय एक नाम हो गया और अरण्य का मतलब क्या है, जंगल। ठीक, तो अभयारण्य में दोनों का अर्थ निकल रहा है, दोनों सार्थक वर्ण है। अब हम संधि बनाते कैसे हैं, तो हमें संधि बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा प्रथम वर्ण है उसका कौन सा वर्ण लेंगे, अंतिम वर्ण, और जो दूसरा वर्ण है उसका कौन सा वर्ण लेंगे, प्रथम वर्ण। यानी प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का कौन सा वर्ण लेंगे, प्रथम वर्ण, और इनके संयोग से क्या बनता है हमारा, संधि बनती है। ठीक, जैसे इसमें बड़ा आ छुपा है कि नहीं, या में छुपा है। अगर हम आपको नियोजन संयोजन पढ़ाए हैं ना, उसमें अगर हमें अभयारण्य का करना हो तो कैसे लिखेंगे, पहले आ भा प्लस या प्लस प्लस रा प्लस 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 क्या रहेगा, रा प्लस या प्लस छोटा। ठीक, तो हमने क्या किया अभी, ये जो हमारा या था, ठीक है, और ये जो आ था, इन दोनों को तो लिया ना। अगर इसको नहीं लेते तो दोनों एक ही थे। ठीक है, ऊपर कहां दोनों एक ही तो हैं, दोनों या में सम्मिलित हैं। हमने जब इसको तोड़ा तभी अलग अलग हो गए, यहां या आ गया और यहां बड़ा आ गया। ठीक है, तो हमने तोड़ा तो सबसे पहले क्या किया, जो हमारे दो अर्थ थे उसमें सबसे अंतिम वाला वर्ण कौन सा था, या, और जो हमारा दूसरा शब्द था उसमें सबसे प्रथम वर्ण कौन सा था, आ। तो दोनों को जब मिला दिया तो क्या बन गया, संधि बन गई ना। तो जब हमारा कोई सार्थक वर्ण है उसको जब मेलित करेंगे, उसको जब हम सुमेलित करेंगे, जब जोड़ेंगे, तब हमारी कौन से किस चीज का निर्माण होगा, संधि का निर्माण होगा। और जो प्रथम शब्द होगा उसके अंतिम वर्ण को, और जो दूसरा शब्द होगा उसके प्रथम वर्ण को हम जोड़कर क्या बनाते हैं, संधि बनाते हैं। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट है, सबके समझ में आ गया। ठीक, तो लिख लीजिए, संधि की परिभाषा कितने लोगों को याद है, संधि की परिभाषा कितने लोगों को याद है। संधि की परिभाषा अभी आपको समझाया है ना, तुरंत भूल गए, बोलिए बोलिए। हाँ, मेल को तो कहते ही हैं। चलिए लिख लीजिए परिभाषा, संधि की परिभाषा हेडिंग डाल के। दो वर्णों के परस्पर मेल से दो वर्णों के परस्पर मेल से, अब हमने आपको बताया कि दो सार्थक वर्ण है उनके मेल से क्या बनता है, संधि बनती है। लेकिन जब हम दो सार्थक वर्णों को मिलाएंगे, जब दो को मिलाकर एक करेंगे, उसमें कुछ परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई दो चीज है, मान लीजिए जैसे हीरो होंडा दोनों अलग अलग है, दोनों को मिलाकर एक कर दें तो कोई तीसरा नाम उसको देना पड़ेगा। ठीक है, पहले हीरो अलग था, होंडा अलग था, अगर इसको दोबारा मिलाते हैं उसका मतलब कि आपकी भी हिस्सेदारी हो और हमारी भी हिस्सेदारी हो, तो दोनों के नाम को देना पड़ेगा कुछ ना कुछ मतलब। ठीक है, होता है ऐसे कि माता के नाम से कोई शब्द लेकर और बाप के नाम से कोई शब्द लेकर बच्चे का नाम रख देते हैं। ठीक है, तो हिस्सेदारी दोनों की होती है ना। उसी प्रकार से हमने दो शब्दों के अगर मेल को एकत्रित किया तो उसमें कुछ ना कुछ विकार तो निकलेगा ही, तो जो वो विकार निकलता है वो क्या होता है, हमारा संधि होता है। ठीक है, क्या लिखा आप लोगों ने, जो विकार उत्पन्न होता है
उसे ही संधि कहते हैं। हो गया। चलिए आपको दोनों में कौन सही है? सर दूसरा में। हैं? ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, दूसरा सही है ये। अच्छा, किसको किसको लगता है सही है? अकेले आपको लगता है बस? अभी तक सबको लगता था, अब केवल आपको लगता है? किसको किसको लगता है पहला सही, नहीं पहले ये बता किसको लगता है दूसरा सही है? आपको अकेले लगता है? इतने लोगों को, वाह। धीरे धीरे सब पूरी हाथ उठाइए ना, हम भी तो जाने। हाँ ठीक। किसको लगता है कि पहला सही है? हाथ खड़ा करिए ना। किसी को नहीं लगता? अरे कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं लगता। नहीं नहीं बिल्कुल बताइए, तब समझ आएगा। किसको लगता है कि पहला सही है? किसी को नहीं लगता? किसी को नहीं लगता कि पहला सही है? किसी को नहीं लगता इसीलिए पहला सही है। ठीक है, किसी को नहीं लगता है इसीलिए कौन सही है? पहला सही है। आपने अतिशयोक्ति नहीं देखा कैसे लिखा जाता है? शुद्ध अतिशयोक्ति नहीं देखा कैसे लिखा जाता है? अच्छा, अतिशयोक्ति का संधि विच्छेद कैसे होगा? किसी को पता है? कोई आइडिया? अतिश प्लस है क्या? युक्ति। ये अतिश प्लस युक्ति सही है ना? किसको लगता है नहीं सही? हाथ खड़ा करे। क्यों हंस रहे हैं भाई? डाउट इसे ही तो डाउट होता है ना। डाउट रहेगा तो फिर हर चीज में डाउट गड़बड़ होता है। किसको किसको लगता है कि नहीं सही है वो हाथ खड़ा करे। अरे कुछ तो लगना चाहिए। क्या मतलब? किसको लगता है सही है बताइए? 2 लोगों को, 3 लोगों को। किसको लगता है नहीं सही है? ऐसा लगता है कि आप लोग हाँ या ना में नहीं है कुछ भी, ये गलत है। आप कैसे पता है सर? जब आपको लगता ही नहीं तो आपको कैसे पता? हम चाहे गलत लिख रहे हैं चाहे सही लिख रहे हैं, आपको जब पता नहीं था तो कैसे लगा? ये क्यों गलत है? हाँ? नहीं, ना योक्ति होगा और ना युक्ति होगा। अब सही है। ये क्या होगा? अतिश प्लस युक्ति। अतिश प्लस युक्ति। अब ये कैसे हो गया? कोई बता सकता है? ये देखिए, जब आप संधि पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है, जब आ और उ मिलकर क्या बनता है? आ और उ मिलकर क्या बनता है? ओ। आ और उ मिलकर क्या बन जाता है? ओ। आ और ई मिलकर क्या बनता है? ए। ठीक, तो इसमें क्या मिला है अतिशयोक्ति में? आ और उ। अतिश प्लस उक्ति मिला है। सा छोटा है इसमें उ है, तो यहां क्या बन जाएगा? तो अतिश प्लस योक्ति। इसमें आधी मात्रा नहीं रहेगी। अतिश उक्ति में होगा अतिश प्लस योक्ति। आधी सा क्यों मात्रा नहीं लिखवाए हैं क्या आप तक?
अरे क्यों परेशान है भाई, कह रहे हैं एक भी डाउट नहीं बचेगा, परेशान क्यों हो रहे हैं? बिना लिखा के लिए बता रहे हैं, सब लिखाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया ये चीज कि अगर आ उ होगा तो क्या बन जाएगा ओ, और आ ई होगा तो क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। ऊर्जा कम हो रही है क्या धीरे धीरे? वो तो लिख रहा है, ये लिख लीजिए, छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ बनता है। छोटा आ और छोटा ऊ बनकर क्या बनता है? ओ बनता है। छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है? ओ। बोलिए जोर से, क्या बनता है? ओ। छोटा हा छोटी ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है, आई नहीं ए। अब आपको नियम पता चल गया संधि बनाने का, कैसे बनाते हैं संधि। प्रथम वर्ण का कौन सा, प्रथम शब्द का कौन सा वर्ण लेंगे और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक, कैसे लेना है वर्ण हमने आपको ये भी करके बता दिया। और आ उ से क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। संधि में कौन सी संधि होती है? संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है, और हमेशा कितने वर्णों के बीच में संधि बनती है? दो। ये चीजें आपको क्लियर हो गई सारी, इसमें किसी को डाउट है? नहीं है ना? ठीक, अब देखते हैं हम लोग संधि के भेद। संधि के भेद, टाइम हो गया क्या? ठीक है, ठीक, संधि के भेद, टाइम हो गया, ओवर टाइम सबके लिए समस्या है, जो दूर से आ रहा है उसके लिए दिक्कत है। संधि के भेद, कितने प्रकार की संधि होती है हमारी? 3 प्रकार की। हाँ क्या, किस चीज का? संधि का? किसी को 5 लग रहा है, किसी को 6, किसी को 3। चलिए अभी सबको एक ही चीज लगेगा जो सही है, आपकी भी समस्या नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है उस हिसाब से, तो इसलिए आपको बहुत कुछ लग रहा है अभी। ठीक है, संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, लिख लीजिए 3 प्रकार की। अब किस संधि में क्या निकल कर आएगा ये आप लोग पहले बाद में पढ़ेंगे। ठीक, कौन कौन सी संधि होती है? तो पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। लिख लीजिए इतना, उसके बाद तब स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। यही टाइम सही रहेगा क्या हिंदी के लिए? पहला ठीक नहीं, पहला बोरिंग हो लगते हैं आप लोग हैं। 3 प्रकार की होती है कौन सी हमारी संधि। ठीक, किसी को कोई दिक्कत है तो 2 मिनट के लिए पूछ सकता है कोई प्रश्न हिंदी से, नहीं वैसे भी कोई जिज्ञासा है तो जान सकता है। क्वेश्चन है मेरा, जी बताइए। हिंदी लिटरेचर और इसमें क्या अंतर है? दोनों एक हिंदी साहित्य, साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज का दर्पण मतलब साहित्य समाज का दर्पण या मानव मन का आईना होता है। आप साहित्य पढ़ करके समाज में होने वाली, घटित होने वाली कुरीतियों, प्रथाओं और आदि चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मगर व्याकरण के अध्ययन से आप साहित्यिक चीजों का जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। व्याकरण चीजों से आप क्या शुद्ध है क्या गलत है, हम बोल रहे हैं तो सही वर्ण बोल रहे हैं, गलत वर्ण बोल रहे हैं, इन चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये नहीं आएगा कि नहीं, अरे वो आपका सिलेबस, आप आईएएस का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं ना। व्याकरण पूछेगा केवल आपसे, हमने सिलेबस लिखा दिया है ना, क्या क्या पूछेगा।
उसी में से पूछेगा भैया, पहले आप बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। सर जो हिंदी पेपर आता है इसमें, सर उसमें हिंदी जो लिखी रहती है, सर क्या कहते हैं, पहले में जो एग्जामिनर होते हैं वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और क्या कहते हैं उसे जो यहाँ पे भेजा जाता है तो गूगल गलत बताता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो एग्जामिनर होते हैं वो इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना विषय जो होता है शिक्षाविद होता है। जो हिंदी का प्रश्न बताएगा, अब हाँ हो सकता होगा भी, जो हिंदी का प्रश्न बताएगा वो हिंदी का प्रोफेसर होगा कोई गेस्टेड, तभी बनाएगा, ठीक है। और वैसे भी जी कह रहे थे प्रिंट में मिस्टेक। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक तो बिल्कुल हो सकता है। प्रिंटिंग मिस्टेक तो हनुमान चालीसा, रामायण और महाभारत में हो गया, उसके लिए क्या किया जाए। प्रिंटिंग हमसे भी हो जाता है, हम देते हैं कुछ दूसरा यहाँ निकल के आता है, तो कभी कभी 2 ऑप्शन सही हो जाता है, तो प्रिंट मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। बाकी और कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड वगैरह सही है सबका, डेट ऑफ बर्थ सही है। सर क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, निवास और आधार कार्ड बस दो? निवास किसने मांगा था आपसे? निवास कहाँ ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, निवास वास कुछ नहीं लेना, नहीं फेंकना पड़ेगा आपको। फिर झोला बैग ले जाएंगे, 20 रुपया जमा करने के लिए भी देंगे। वहाँ लखनऊ में दिए। हाँ 20-25 बिल्कुल, और गम हो जाए तो कोई उसकी गारंटी नहीं है। क्या क्या ले जाना पड़ेगा? केवल आधार कार्ड ले जाइए बस। हैं? कार्ड, पैन कार्ड। पैन कार्ड की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, केवल आप आधार कार्ड ले जाइए, अधिकतम एक फोटो साथ में। किसने आपसे कहा पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों लगेगा? उसमें फॉर्म चिपकाना पड़ता है सर। अतिरिक्त आईडी के रूप में जब मांगा जाता है, जब आपका डेट ऑफ बर्थ ना मैच करे या कोई आइडेंटिटी आपकी गड़बड़ हो, तो एक अतिरिक्त आइडेंटिटी आपकी मांगी जाती है। मान लीजिए आपके आधार कार्ड में कुमार है, आपके जैसे अवधेश है, अवधेश सिंह है, अवधेश कुमार सिंह है। एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें पता चल जाएगा, आधार कार्ड से हम मिलाएंगे तो हाँ बिल्कुल। एडमिट कार्ड ही देखेंगे। और ये कोई फोटो कॉपी वगैरह वहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा, रोते हुए आएंगे जो फोटो कॉपी के चक्कर में रहेंगे। ओरिजिनल आईडी चाहिए, वहाँ स्कैन होती है ओरिजिनल आईडी। वहाँ आधार नवा निकलवाए थे, बोले कि एक्सपायर। वो भी नहीं चलेगा, वहां आप जाके 20 रुपए देकर नया निकलवा लेंगे। जो आपकी रजिस्टर्ड मुख प्रिंट है आप यहाँ से निकलवा सकते हैं, जिसका कोई दिक्कत है। इसीलिए आपका पहली बार है, हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि आइडेंटिटी अपनी क्लियर कर लीजिए, आधार कार्ड निकलवा लीजिए, ओरिजिनल आधार कार्ड जिसमें डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में फिलिप किया है, ठीक है। कोई अगर ऐसी संभावना होती है तो आप अगर मार्कशीट आधार कार्ड में अलग अलग है तो भी बैठने के लिए नहीं आपको मिलेगा पेपर में। आधार कार्ड सेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ। और अब एक चीज और है, आधार कार्ड को जन्म तिथि के लिए अमान्य कर दिया गया है, ठीक है। तो जीएस वाले सर सही बोले हैं कि एक आइडेंटिटी रहेगी, सही रहेगा। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाना है तो अब आधार कार्ड नहीं मान्य होगा। पैन कार्ड, मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, केवल अकेला आधार कार्ड। उसमें अब आप नया आधार कार्ड बनवाएंगे तो उसमें साफ साफ लिख के आता है, किसी ने नया बनवाया होगा तो उसमें लिखा होगा कि अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार वैलिड नहीं है। आप सर से पूछ सकते हैं, उनका तो काम ही है। फालतू चीज ले जाएंगे तो आपका ले लेंगे, हाथ में ये बक्कल जुड़ा ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पता है ना, मंगलसूत्र, खड़ाऊं और ये जनेऊ कुछ नहीं चलेगा। आप जो भी पहन के जाएंगे, जो उसकी क्राइटेरिया है वो उतना ही अलाउड है। बेल्ट निकलवा लेंगे, बेल्ट आप नहीं लगा सकते वहां। हाँ हाँ, आली बाली अक्कल बक्कल जूड़ा कुछ नहीं, वो निकलवा ले, उसमें लगवा देती है, टैप मरवा देती है। बाली में टेप मार देंगी, वो नहीं छूटेगा, दर्द करेगा। हम देखते ना वहां पेपर में गई एक बार, वो छुड़ा दी थी, दर्द हो निकल आ रहा पूरा। कैमरा तो रहता ही है। और सीधा सीधा अगर आप बिल्कुल संलिप्त आ गए, तत्काल एसटीएफ टीम उठा लेगी आपको, कोई उसमें नहीं है। स्पेशल टास्क जो टीम है उत्तर प्रदेश की, बहुत, हमें तो नहीं खाए हैं मार, लेकिन तो एसटीएफ का दवाई लेने हम ब्लैक तो स्टेप लेके आए थे उसका मेडिकल कराने के लिए, क्योंकि उससे लग रहा था कि हम कहीं। और आधार कार्ड में मेंशन होता है गेट क्लोजिंग टाइम, मैंने बताया है। गेट क्लोजिंग टाइम से पहले आपको पहुंचना है। ऐसा नहीं कि अगर पेपर 4:30 बजे से है तो 4:30 बजे ही पहुंचे, आपको 4 बजे के पहले पहुंच जाना है। 4:30 बजे गेट क्लोजिंग टाइम हो जाएगी। गेट क्लोज होने के आधे घंटे बाद पेपर स्टार्ट होता है। उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, आपका फिंगर वेरिफिकेशन होगा, प्रिंट वेरिफिकेशन होगा, कार्निया का वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड का, ठीक है। एक जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसमें आधा फाड़ के वो ले लेंगे, आधा आपको दे देंगे। इस सब काम में आधा घंटा लग जाता है। टाइमिंग देख लीजिएगा, गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, उससे आधा घंटा पहले पहुंचिए आराम से,
बाकी चीज़ें तो वहाँ लोग रहेंगे ही, बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग मिलेंगे वहाँ। कोई कहेगा 18 बार से दे रहे हैं, कोई कहेगा 20 बार से दे रहे हैं। किसी की ज़िंदगी बीत गई, नहीं हुआ सिलेक्शन। चलिए ठीक है, समय ज़्यादा हो रहा है ये से एक 14 का जी। क्या अलग अलग मतलब सबका अलग अलग जाएगा। क्या, एक मिनट, क्या जैसे सब्जी सबका मतलब अलग अलग हो तो जाएगा। क्या सेंटर? हाँ वो निश्चित नहीं है, लगभग लोगों का अपना तो नाम के हिसाब से जाता है, या तो बहराइच जाएगा तो फैजाबाद हमारे हिसाब से है। आगे सरकार की मंशा क्या है, बोर्ड की मंशा क्या है, कैसे व्यवस्था कर रही है, ये निश्चित नहीं है कि सबका एक ही जगह जाएगा, ये भी सही है। और ये